वजह ये भी कही जा रही थी कि मोहम्मद शरीफ साहब उस वक्त इतने नौजवान नहीं थे, ज़ाहिर उम्र रसीदा थे और काम के बर्डन के बायस वो और नई जगह थी, कारोबार को सही तरह से शुरू नहीं कर पाए। एक बार फिर वो पाकिस्तान लौट आए। भुट्टो हुकूमत के खात्मे के बाद शरीफ फैमिली पर किस्मत के दरवाजे एक बार फिर खुल गए और अब्बा जी की कोशिशों के बायस उन्हें ना सिर्फ इत्तेफाक फाउंड्री एक बार फिर वापस मिल गई, बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे मामलात से बचने के लिए मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बच्चों को सियासत में लाने का फैसला किया और इस ज़मीन में जनरल ज़ियाउल हक की खुशनुदी का हसूल शरीफ फैमिली का अव्वलीन मकसद करार पाया। शरीफ फैमिली कोशे रंग लाइन और हलीम तबा मोहम्मद नवाज शरीफ हाकिम वक्त की आंख का तारा बन गए, जिनके बारे में ज़ियाउल हक के वो मशहूर और मारूफ अल्फाज आज भी अखबारात में मौजूद हैं और कि नवाज शरीफ मेरा मुंह बोला बेटा है और अल्लाह करे कि इससे मेरी उम्र भी लग जाए। लिहाजा जनरल साहब के मुंह बोले बेटे के लिए वजारत एक मामूली बात थी और अब्बा जी की फरमाइश के ऐन मुताबिक नवाज शरीफ को जनरल ज़ियाउल हक ने पंजाब का वजीर खजाना मुकर्रर कर दिया। इस मुहावरे के मुताबिक जनाब सैयां हो कोतवाल तो डर किस बात का, इत्तेफाक फाउंड्री जो कि पहले बड़े अरसे से फाउंड्री ही रही, यकदम उसने एक बहुत बड़े ग्रुप की सूरत इख्तियार कर ली और खुसूसन 80 की दिहाई में ये तरक्की बहुत ज़्यादा तेज रही और अब इसके एहसास से एक अंदाजे के मुताबिक बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इत्तेफाक ग्रुप को 80 की दहाई में मैं तज़किरा कर रहा था कि जितनी तरक्की हासिल हुई है शायद ही कोई ऐसा ग्रुप होगा पाकिस्तान का बल्कि एशिया का जो इतनी तेजी से फैला और उस अपने उरूज को पहुंच गया। 1982 में जरा सा मैं जायजा ले लूँ, तफसील में आपको प्रोग्राम के दौरान जब तफसीली इस मौजू पर हम आएंगे मैं जरूर बताऊंगा आपको कि क्या कुछ हुआ, लेकिन छोटा सा जायजा कि 1982 में इत्तेफाक शुगर मिल बनी। सिर्फ एक साल के दौरान ही ब्रदर्स स्टील मिल कायम हो गई। 1986 में ब्रदर टेक्सटाइल मिल की बुनियाद रखी गई। 1987 में इत्तेफाक टेक्सटाइल यूनिट्स बने, एक यूनिट नहीं था यूनिट्स थे, जबकि 1988 में खालिद सराज टेक्सटाइल मिल बनाई गई। उस वक्त के ये पंजाब के बेताज बादशाह नवाज शरीफ की कारोबारी सरगर्मियों की इंतहाई मुख्तसर सी झलकी है। तफसीली बात जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हम आपको प्रोग्राम के तकरीबन दरमियान में जाके एक बार फिर जब करप्शन के इल्जाम सामने आएंगे तो फिर हम उस पर ये तफसील भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। 1988 से लेकर 90 के दौरान जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान थी तो पंजाब के अथरे वजीर आला को तारीख भुला नहीं सकती, जिसने उस वक्त के वजीर आजम का इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया और एक मारूफ फनकारा से उनकी मोहब्बत के किस्से जुबान ज़द-ए-आम रहे और इन्हीं किस्सों के बायस इन फनकारा की शादी का अंजाम तलाक की सूरत में निकला। मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब मुस्लिम लीग की हुकूमतों के दौरान दोनों जमातें एक दूसरे पर कीचड़ उछालती रहीं। नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कमीशन लेने और करप्शन के मुतअद्दिद इल्जाम आयद किए और वक्त की वजीर आजम और आज की नवाज शरीफ की बहन ने उन पर बैंकों पर दबाव डालकर कर्जे लेने, मुतादिद फ्रंटमैनों के नाम पर बिलें कायम करने और इख्तियार से तजावुज़ करने के इल्जाम आयद किए। उस दौर के अंदर 100 इल्जाम लगाए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, या 100 मुकदमात आप कह लीजिए कि जो 100 मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने बताएंगे जनाब ये 100 ऐसे मामलात हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब या उनके दीगर लोग करप्शन में मुलव्विस हैं। इसमें एक दो का तस्करा मैं करता चलूँ फिलहाल आपको। इसमें अबू ज़हबी के जफर इकबाल साहब थे जिन्हें 347 कनाल मरी की ज़मीन जो कि बहुत कीमती ज़मीन थी, कोड़ियों के मोल उनकी उसकी अलॉटमेंट कर दी गई, बहुत ही वाजबी सी रकम ना होने के बराबर। और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज कवानीन के खिलाफ वर्जी के इल्जाम थे, ये 100 इल्जाम हैं, कुछ मैं पहले बता चुका। अंडर इन्वाइसिंग ओवर इन्वाइसिंग के इल्जाम थे और वजीर आला के इख्तियारात से तजावुज़ के इल्जाम शामिल थे। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट जब वजीर आला के आपको याद होगा कि असेंबली में ने एक दिन के लिए कानून तब्दील कर दिया था, नायब तहसीलदारान के लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक करार पाई थी और फिर जितने चाचे मामे भांजे जिसने अप्लाइज करना था जिसको उनकी तैनाती हुई थी और फिर दोबारा कानून वापस आ गया था कि नहीं जी नायब तहसीलदार के लिए जो पुरानी क्वालिफिकेशन है वही रहेगी। और एक और मशहूर आम सिलसिला जिस पर अक्सर हमारे वकला भाई बात करते हैं, खुदा जाने इसमें कितनी सदाकत है कि एक मैट्रिक फेल को जज बना दिया गया था। बहरहाल जाहिर है इख्तियारात हों, हाथ में वक्त हों तो जनाब कुछ भी हो सकता है। कानून के साथ आप एक दिन में कानून बदल दें, अगले दिन कानून वापस वही कर दें, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आपने खेला है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जब वज़ारत आला का दौर गुजरा और सही खेल का अंदाजा हुआ शरीफ फैमिली को, तो उन्होंने अपनी निगाहें शरीफ खानदान ने पंजाब की बजाय मरकज की नशिस्त पर गाड़ ली कि अब
वजारत उज़्मा हमारा टारगेट है। और दोस्तों के मुताबिक पहली बार किसी सियासतदान ने अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर किया कि वो नवाज शरीफ का इमेज आइंदा के वजीर आजम के तौर पर बनाने के लिए शरीफ फैमिली की मदद करे। रुपए की रेल पे और ताकत के दुरुस्त इस्तेमाल के बायस पंजाब का वजीर आला पाकिस्तान का हाकिम बन गया। 1 नवंबर 1990 को नवाज शरीफ पहली बार वजीर आजम बने। वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद उनके दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर रही और बहुत से अच्छे फैसले उनके पहले दौरे हुकूमत में किए गए। लेकिन 18 अप्रैल 1993 को उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने 8वीं आईनी तरमीम के जरिए बदनवानी और इख्तियारात से तजावुज के मुतअद्दिद इल्जामात आयद करते हुए नवाज शरीफ हुकूमत को बरतरफ कर दिया। इसके खिलाफ अपील हुई। 6 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने सदर के फैसले को रद्द करते हुए 26 मई 1993 को नवाज शरीफ के इख्तियारात उनके हवाले कर दिए। लेकिन करप्शन के इल्जामात की जद में आकर एक बार फिर 18 जुलाई 1993 को नवाज शरीफ की हुकूमत का सूरज डूब गया और अमेरिका से दरामद शुदा मोइन कुरैशी अबूरी वजीर आजम बना दिए गए। इससे पहले कि हम दूसरे दौर की बात करें, क्योंकि दूसरे दौर के टांडे अब तक मिलते हैं और उसी के बातों का जो ज़ाहिर के मुल्क से जलावतन होना और फिर दोबारा बरतानिया में आना और फिर वही पुराने अंदाज में गुफ्तगू करना और फिर पाकिस्तान जाने की बातें, इस पे हम रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले दूसरे दौर में जो करप्शन हुई और जो अब तक की करप्शन की डिटेल्स हैं पहले और दूसरे दौर की, हम जरा उस पर बात करते हैं। जो इल्जामात उन पर लगे, क्योंकि बकौल शख्स पाकिस्तान में जब बात होती है कभी करप्शन की तो कहा जाता है जनाब सबूत कोई नहीं मिला, क्योंकि जाहिर है अगर बड़े लोग जब भी इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में तो कच्चा काम शायद कोई भी ना करता हो। लेकिन फिर भी जो इल्जामात लगे हैं अखबारात में और दीगर जगहों पर, हम उनका जायजा लेते हैं और जो इत्तेसाब ब्यूरो में केस दर्ज हैं या दर्ज थे नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के हवाले से, उनकी तफसील हम आपकी नजर किए देते हैं। इस वक्त मतलब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जनाब करप्शन के इल्जामात का सामना करना पड़ा। एग्जाइल से पहले की बात मैं कर रहा हूं और इनमें टैक्सों की अदम अदायगी है, फ्रॉड से रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करने के इल्जामात हैं, जबकि इससे पेशतर उनको हाईजैकिंग और दहशतगर्दी के मुकदमे में सजा सुनाई जा चुकी थी। अटक किले में नवाज शरीफ के खिलाफ टैक्सों की अदम अदायगी और असासजात पोशीदा रखने के इल्जामात में मुकदमा चला। ये मुकदमा रूसी साख का हेलीकॉप्टर MI6 जो है इसकी खरीदारी से मुताल्लिक था, जिसकी मालियत 1.3 मिलियन पाउंड थी। कौमी इंसाफ ब्यूरो का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने इस हेलीकॉप्टर की खरीदारी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया। रोजनामा डॉन की 11 दिसंबर 2000 के इशाअत के मुताबिक जब नवाज शरीफ को माफी दे दी गई तो उनके खिलाफ करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के 80 से जायद केसेस, इंक्वायरियों, तहकीकात और मुकदमात मुख्तलिफ मराहिल में थे। इन 80 केसेस में से 55 दरखास्तें जमात इस्लामी की जानिब से और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल MH अंसारी की जानिब से दर्ज की गई थी। जनरल अंसारी का कहना था कि इनमें से 10 दरखास्तों की जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल हो चुकी थी और वो अदालत में पेश होने के लिए तैयार थी। ये तमाम 55 दरखास्तें प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के बारे में थी। जनरल अंसारी के मुताबिक ये प्लॉट उस वक्त अलॉट किए गए थे जब नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे। नवाज शरीफ को जिस करप्शन के पहले केस में सजा हुई थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई दरखास्त पर हुई। इस दरखास्त के मुताबिक नवाज शरीफ ने हल्का NA-12 के कागजात नामजदगी दायर करते वक्त अपने फॉर्म में हेलीकॉप्टर की जो मलकियत है उसे शो नहीं किया था और दरखास्त के मुताबिक हेलीकॉप्टर के हवाले से 30 मिलियन की ड्यूटी भी अदा नहीं की गई थी।